दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी परीक्षा जो होने वाली है ट्री 4.0 उसके लिए हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को लेकर हाजिर हूं और आप सभी ध्यान देंगे दोस्तों, आज हमारा 7वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको 6 लेक्चर दिया। आज की क्लास अगर आप कवर करते हो तो पूरे आपको जो है 200 सवाल कवर हो जाएंगे। आपके 200 सवाल एक परीक्षा के लिए कितना मजेदार सीरीज है। ठीक है, देखिए शुरू से अगर आप ज्वाइन करेंगे तब तो पढ़ने पढ़ाने का मजा आप पा पाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब देखिए जो शुरू से बच्चा कवर कर रहा होगा उसके पास 200 सवालों का कलेक्शन हुआ ना, ऐसे धीरे धीरे करते हैं हम 300, 400, 500, 1000 सवाल तक भी पहुंच जाएंगे। तो आप सीरीज से जुड़े रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी भाषा से जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो आप कितना बेहतर ढंग से आप अपना जवाब दे पाते हैं। अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप ये जान पाएं कि सच में आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। यदि तैयारी कमजोर है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो हमारा हिंदी स्पेशल बैच है बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए, और ये बैच दोस्तों मैं कर रहा हूं एक है साध है सब सद है। आप चाहे पीआरटी देने का मूड बना रहे हैं, चाहे मिडिल का पेपर देना हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी, ये चारों एग्जाम दोस्तों आपको इसी बैच से कवर हो जाएंगे। तो एक मौका दीजिए, आइए जुड़िए और सीखिए। दोस्तों मैं कह रहा हूं 100% अंक आपको मिलेगा, एक नंबर भी कम नहीं होगा। ठीक है यार, नौकरी के लिए इतना काम तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि न जोता गया खेत, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चुनाव कीजिए। न जोता गया खेत उसे क्या कहते हैं? करा अक्षम कहते हैं। अरे अक्षम तो उसे कहते हैं दोस्तों जिससे व्यक्ति नहीं कहता है कि भैया मैं फला कार्य करने में अक्षम हूं, यानी जिसके पास अब क्षमता न हो उसके लिए दोस्तों अक्षम कहा जाता है। ठीक है, कार्य करने की शक्ति जिसके पास न हो, ठीक है, उसके लिए अक्षम आता है। ठीक है, कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति अगर ना हो दोस्तों, शक्ति न हो तो उसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों? अक्षम हो जाता है। अपरिष्कृत नहीं होगा दोस्तों, परिष्कृत माने होता शुद्धता, सफाई, अपरिष्कृत उसका उल्टा हो जाता है। यहां पर जो आपका जवाब होगा वो होगा दोस्तों अप्रहत। न जुते हुए खेत के लिए दोस्तों अप्रहत शब्द होता है। अपयोगी नाम का कोई भी शब्द नहीं होता, उपयोगी शब्द होता है, और उपयोगी का उल्टा अनुपयोगी होता है। ठीक है, उपयोगी मतलब जो आपके उपयोग में हो, आपके लिए उपयोग के लिए हो तो उपयोगी हो जाएगा। अनुपयोगी जो आपके लिए उपयोग में न हो, ठीक है, या आपके लिए उपयोगी ना हो उसके लिए अनुपयोगी शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां अप्रहत शब्द हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, बहुत ध्यान से जो बच्चा पढ़ा होगा, जानता होगा, वही सवाल का सही जवाब दे सकता है। आगे बढ़िए, करा किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना। किसी छोटे से प्रसन्न होकर, ठीक है, प्रसन्न हो नहीं दोस्तों, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका उपकार करना। इस वाक्यांश के लिए दोस्तों सही शब्द का चुनाव कीजिए। मान लीजिए आप अपने किसी छोटे से प्रसन्न हो जाते हैं, उसके किसी कार्य से खुश हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसका उपकार करते हैं। ठीक है, यानी उसको और जो है प्रसन्नता देने के लिए उसकी जो है बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो इससे वो क्या होता है, ये करना क्या कहलाता? क्या अनुकंपा कहलाता? नहीं, इसे हम अनुग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदान नहीं। अनुदान तो मतलब दोस्तों इंग्लिश में आप इसे सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सिडी, अनुदान। ठीक है, अनुदान क्या होता है दोस्तों? जैसे सब्सिडी आपने सुना होगा ना, सब्सिडी ग्रांट नाम सुना होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई सामान बहुत महंगा होता है तो सरकार उस पर अनुदान दे देती है, ठीक है, छूट के लिए, तो ये इस तरह का शब्द होता है। अनुमोदन भी नहीं होगा, अनुमोदन मतलब स्वीकृति होता है, अनुग्रह शब्द हो जाएगा। अनुमोदन का मतलब क्या हो जाता है? आपने अपना अनुमोदन दिया, इसका मतलब आपने अपनी स्वीकृति दी। ठीक है, स्वीकृति हो जाता है। यहां पे जो सही जवाब होगा वो अनुग्रह होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा सुनक। करा सुनक शब्द जो है किसका पर्यायवाची? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। सुनक शब्द दोस्तों किसका पर्यायवाची है? देखिए बिल्ली का तो बिल्कुल नहीं है, और घोड़ा का भी बिल्कुल नहीं है, गाय का नहीं है, ये कुत्ते का पर्यायवाची दोस्तों सुनक। ठीक है, सुनक किसका दोस्तों? कुत्ते को। खास करके कुत्ते का जो पिल्ला होता है ना, जो बच्चा होता है पिल्ला, ठीक है, उसके लिए दोस्तों ये शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी गाय घोड़ा के लिए आप बहुत सारा पर्यायवाची जानते हैं। लिख दो क्या यहाँ पे? देखिए गाय के लिए दोस्तों जैसे क्या कहते हैं, गाय के लिए गौ हो जाता है, गाय के लिए धेनु हो जाता है, घोड़ा के लिए अश्व हो जाता है, घोड़ा के लिए सैंधव हो जाता है, बाजी है तुरंग हो जाता है। ठीक है, बाजी है और तुरंग, ये सब दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची होता है। बिल्ली, बिलौटा, ठीक है, ये सब आप पढ़ते हैं। तो यहां पर कुत्ता हो जाएगा दोस्तों। कुत्ते का जो पिल्ला होता है, जो छोटा बच्चा होता है,
उसके लिए दोस्तों एक शब्द आता है, क्या शब्द होता है? शुनक शब्द आता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जातवेद, जातवेद का पर्यायवाची दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा? जातवेद किसे कहते हैं दोस्तों? क्या जल को कहते? नहीं, जल को दोस्तों पानी कहते हैं, ठीक है, पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, ठीक है, ये सब पर्यायवाची दोस्तों जल के लिए यूज होता है। अग्नि, अग्नि को क्या कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल, अग्नि के लिए दोस्तों जातवेद शब्द यूज होता है ना। किसके लिए होता है? अग्नि यानी आग के लिए दोस्तों जातवेद शब्द यूज होता है। अग्नि के लिए और क्या क्या होता है? अग्नि के लिए अनल शब्द भी होता है, अग्नि के लिए पावक शब्द भी होता है, अग्नि के लिए वैश्वानर शब्द भी होता है। ये अच्छे अच्छे शब्द आप याद रखें, ठीक है। बाकी वायु के लिए दोस्तों याद रखेगा, वायु के लिए अनिल शब्द होता है, मारुत शब्द होता है, बयार शब्द होता है। जब जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजिए, जैसा माहौल हो वैसा काम करना चाहिए। पृथ्वी के लिए दोस्तों वसुधा शब्द हो गया, वसुंधरा शब्द हो गया, वसुंधरा शब्द हो गया, उर्वी शब्द हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों अवनी शब्द हो गया, बहुत कुछ है, ये सब पृथ्वी के लिए यूज होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो जो आपका सही जवाब है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरी क्लास में अगर आप मेरे मन से नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। मैं जो कह रहा हूं विश्वास कीजिए यार, ट्राई करो भाई। आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। एग्जाम टाइम में जब आप परीक्षा देते हैं तो आपके आस पड़ोस आपके दोस्तों की निगाह होती, कहा भैया पास भइला कि ना, कि फेल बड़ा, तो समझ रहे, तो उनका निगाह होता है। लेकिन यहां जब आप अकेले पढ़ रहे हैं तो किसी को नहीं पता कि आप कहां से क्लास कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं ये कॉपी कलम लेके बैठिए यार। गलत होगा होगा, मैं कह रहा हूं 30 में 5 सवाल सही होगा, 2 सवाल सही होगा, 1 सही होगा, यार टेंशन नहीं लेने का। लेकिन जब आप लगातार पढ़ेंगे तो यही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 करते करते एक समय ऐसा आएगा जब 25-30 सवाल आप सही करने लगेंगे। लेकिन कब? जब जैसे मैं कह रहा हूं वैसी बात मानेंगे तब। अपने मन की मत कीजिए। देखिए मैं शिक्षक हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे गुरु मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं, तो कम से कम मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। मैं आपके अच्छाई के लिए समझा रहा हूं, पैसा नहीं लग रहा है ना, फ्री में पढ़ रहे हैं ना, तो यार जैसे करो वैसे फॉलो तो करो, आपके अंदर सुधार होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करा किस में मुहावरे का अर्थ दोस्तों गलत है, आपको पहचानना कि कहां पर मुहावरा जो दिया गया गलत दिया है। करा पलंग तोड़ना, नहीं कहते हैं अरे घरे बैठ के पलंग तोड़त हैं, कोनो काम धंधा ना उनके, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बेकार पड़े रहना, बैठे रहना बिना काम के, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। करा पराया मुख ताकना यानी दूसरों की प्रशंसा करना। अच्छा, करा पलट जाना यानी क्या हो जाता है? इंकार कर देना, किसी को अपनी बात से। देखिए इनकार नहीं होता, इंकार होता है, ऐसे लिखा जाएगा इंकार, इंकार कर देना। पल्ला छूटना, अरे भैया हमारा पल्ला छूटल उनसे, ठीक है। पल्ला छूटना मतलब पीछा छूटना। यहां पराया मुंह ताकना, ये दूसरों की प्रशंसा करना नहीं, यानी दूसरों का मुंह देखना। पराया मुंह ताकना का मतलब होता है दूसरों का मुंह देखना, न कि प्रशंसा करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन बच्चों ने इसका सही जवाब टिक किया है उसका उत्तर तो सही है, बाकी लोगों का उत्तर है गलत, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा था कि जो गलत है वही आपको बताना है। अगला सवाल, किस क्रम में पेट में दाढ़ी होना, ठीक है, किस क्रम में पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का सही अर्थ लिखा है। इन चारों में से कोई एक ही लाइन सही होगा, वही दोस्तों आपको ढूंढ के बता देना है कि कौन सी लाइन यहां पर होगा, ठीक है। कह रहा है बाल्यावस्था में समझदार होना, झगड़ालू होना, नहीं, पेट में दाढ़ी होने को झगड़ालू नहीं कहते, कुरूप भी नहीं कहते, निरर्थक भी नहीं कहते हैं। जो बच्चा बचपन से ही समझदार होता है, तेज होता है, उसे कहा जाता है पेट में दाढ़ी होना, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका वो अलग है कि जो व्यक्ति गलत कार्य करता है हमेशा भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, सहमा रहता है, उसके लिए होता है चोर की दाढ़ी में तिनका, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। लेकिन पेट में दाढ़ी होना ये दोस्तों एक्सपीरियंस की बात बता रहा है। तो बाल्यावस्था में समझदार होना यह आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, करा 61 जो शब्द दे रहा है दोस्तों, आपको इसका सही संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। तो 61 में क्या हो जाता है? बहुत सारे बच्चे करेंगे 61 में 1 धन 60, क्या करेंगे? 1 धन 60 बराबर 61 है, ये गलत हो जाएगा। 61 भी नहीं होता है, 1 धन 60 होता है। ध्यान दीजिएगा 61 कैसे लिखते हैं? 60 और 1 ना, तो याद रखेगा यहां 60 प्लस 1 होता है ना, तो बस इसी को लिखना है, 1 प्लस 60 या 60 प्लस 1, यही दोस्तों 61 होगा, ठीक है। तो यहां पर
ऑप्शन नंबर 1 चूज कीजिएगा। जिन बच्चों ने इक चूज किया, यहां ऊपर देखा 61 लिखा था, नीचे भी इक कर लिया और वहीं पे दोस्तों उनका जवाब क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऐसा काम आपको नहीं करना है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल दे रहा वागीश। वागीश शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो बता दीजिए। तो वागीश का संधि विच्छेद हो जाता है वाक धन ईस, और ईस में बड़ा ई लिखिएगा, ठीक है। और जब कभी याद रखिए हलंत दिखता है तो हमेशा वहां पर संधि कौन सी होती है दोस्तों, यह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। किसका, यह व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। तो वाग नहीं करना है, वागी नहीं करना है, वाक करना है। और यहां वाक के नीचे दोस्तों हलंत नहीं है, तो यहां पर दोस्तों मिस्टेक इस वजह से थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल के लिए, ठीक है। और आगे आ जाइए, करा नी उपसर्ग से बने हुए शब्द को पहचानिए। कौन सा नी उपसर्ग से बना है? अच्छा आप मुझे बता दीजिए उपसर्ग हमेशा कहां लगता है, तो याद रखेगा प्रारंभ में लगता है। शब्द के प्रारंभ में दोस्तों हमेशा उपसर्ग यूज किया जाता है। तो निर्वास जो शब्द दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग हो जाएगा। निर या फिर निह उपसर्ग दोनों हो जाता है, निह भी हो सकता है, निर भी हो सकता है। तो निह धन वास बरम निर्वास, तो इसमें तो निर उपसर्ग है तो जवाब है नहीं, ठीक है। इसी तरह निधन चय बराबर निश्चय हो जाता है, क्या हो जाता है, निधन चय बराबर निश्चय हो जाता है। और यहां पे दोस्तों निधन रोग बराबर निरोग हो जाता है, ठीक है। और निधन युक्त बराबर नियुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपको न पे छोटी की मात्रा यहीं पे दिख रहा है ना, तो इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी जगह पे उपसर्ग अलग अलग है, जैसे इस वाले में निर या नि उपसर्ग है, इस वाले में निह उपसर्ग है, और इस वाले में नी है लेकिन बड़ी की मात्रा है। इस बात को भी आपको साथ में ध्यान रखना होगा। अगला सवाल देखिए, करा स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है बताइए। तो स्वागत में क्या होगा दोस्तों, स्वागत में हो जाएगा सुधन आगत। क्या हो जाता दोस्तों, सुधन आगत बराबर क्या हो जाता, स्वागत हो जाता है। और यहां पर संधि कौन सी है, यहां पर यण स्वर संधि होती है। अगर संधि कभी पूछे तो बताइएगा, यण स्वर संधि का एग्जांपल है। तो स्वागत में सु उपसर्ग होता है, सम स्व और आगत नहीं होता है। क्या होता है, सुधन आगत बराबर स्वागत हो जाता है, ठीक है। इसी तरह निधन ऊन बराबर न्यून हो जाता है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है तो आप बीपीएससी वाला बैच लीजिए, ठीक है। एक एक चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोचो जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहा हो यार, ये ट्रेलर देख के इतना खुश हो गए, अरे पिक्चर नहीं देखना है क्या, आ जाओ पिक्चर देखो भैया। पिक्चर देखने के बाद आप कहोगे क्या गजब का कॉन्सेप्ट सर ने सिखाया है, और एक एक चीजें आपको याद हो जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आगे ये करा अन प्रत्यय के योग से बना शब्द है। कहां पर अन प्रत्यय लगा, प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों, याद रखेंगे प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है, शब्द के अंत में दोस्तों प्रत्यय लगता है। उड़ान, क्या पूछा, अन प्रत्यय लिखा है ना, उड़ान, उड़धन आन, आन हो जाएगा, सिमरन हो जाएगा, जतन और थकान। देखिए थकान में तो आन प्रत्यय हो जाएगा और उड़ान में भी आन प्रत्यय हो जाएगा। तो पहले ये दोनों लाइन काट दीजिए। अब आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो सिमरन और जतन में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए अन प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है और प्रत्यय को हटाने के बाद हमेशा मूल स्वर बच जाएगा। तो याद रखेगा दोस्तों ये जो सिमरन है, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या लगा है, अन प्रत्यय है, ठीक है। जतन दोस्तों क्या है, जतन मूल शब्द है, ठीक है। तो मूल शब्द के साथ आप मत छेड़छाड़ कीजिए। तो सिमरन दोस्तों यहां पे हो जाएगा अन प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना। करा ईला प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, खटोला। तो खटोला में दोस्तों खाट धन ओला हो जाएगा खटोला। रसीला में दोस्तों ईला प्रत्यय हो जाएगा, देखिए यही आपका सही जवाब है, ठीक है। पगला में दोस्तों क्या हो जाएगा, पागल धन आ बराबर पगला हो जाएगा। मिथिला में, ठीक है, मिथिला तो दोस्तों मूल शब्द हो जाएगा मिथिला, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपसे पूछा था रसीला, ईला प्रत्यय। आप देखिए रसीला में बड़ी की मात्रा भी है, ऐसे करके आप पहचान भी सकते हैं। करा दही बड़ा, दही बड़ा समस्त पद का सही विग्रह दोस्तों आपको बताना, समास विग्रह, इसको दूर दूर कर दीजिए, तोड़ के बड़ा कीजिए, ठीक है। दही बड़ा मतलब क्या होता है, दही का बड़ा नहीं दोस्तों, दही से बड़ा नहीं दोस्तों, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। दही में डूबा हुआ बड़ा को क्या कहा जाता है, दही बड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब यहां पे 2 चीजें याद रखिए। अगर आपसे समास पूछे तो याद रखिएगा यहां कर्मधारय समास भी होता है और यहां तत्पुरुष समास भी होता है, ठीक है। दोनों आपका दोस्तों सही उत्तर है, कर्मधारय और तत्पुरुष। लेकिन सर जब परीक्षा में देगा तब हम क्या करेंगे, तब आप कर्मधारय कीजिएगा। अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है तब आप तत्पुरुष करेंगे। जो समझा रहा हूं समझ लो,
ठीक है। आगे की बात अगर करना हो कि सर ऐसा कैसे हो गया, हो जाता है। जैसे मैं बताऊं दोस्तों, लिखा है कहीं पे दशानन, क्या लिखा है, दशानन। तो दशानन जो शब्द है रावण को इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से दोस्तों दशानन में क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन 10 है आनंद, जिसके 10 संख्यावाची पद है, इस वजह से दोस्तों यह द्विगु समास भी हो जाता है। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे। अब जब दोनों दिया होगा दोस्तों तो क्या करेंगे, हमेशा बहुव्रीहि समास को आप सर्वोत्तम मानेंगे। उसी तरह से जब बहुव्रीहि न दिया हो तब आप द्विगु भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया है तो बहुव्रीहि कीजिए। उसी तरह से यहां कर्मधारय तत्पुरुष का कॉन्सेप्ट है। अब तो मान गए ना कि अभी भी कोई समस्या, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिगंबर शब्द का दोस्तों समास विग्रह क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। अगर आप यहां पे तोड़ते संधि विच्छेद करते हैं तब आपको शब्द मिलता दिक धन अंबर। दिक माने हो जाता दिशाएं और अंबर माने हो जाता वस्त्र, यानी दिशा ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, तो दिशा और अंबर नहीं दोस्तों, दिशा ही वस्त्र है जिसका, ये सही हो जाएगा। दिशा जैसा अंबर नहीं, दिशा के साथ है जो अंबर, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दिगंबर। और याद रखिए इसमें समास कौन सा हो जाता है दोस्तों, तो यहां भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा दिगंबर। ठीक है, और दोस्तों कर्मधारय के साथ साथ बहुव्रीहि भी याद रखिए। कभी कभी दोस्तों दिगंबर जैन साधुओं को कहा जाता है, तो उस केस में दोस्तों बहुव्रीहि भी हो जाता है। आगे है ग्रामागत। ठीक है, ग्रामगत नहीं होता दोस्तों, गलत हो जाएगा। देखिए ग्रामगत शब्द नहीं होता है, शब्द होता है ग्रामागत। ठीक है, ग्रामागत ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्राम धन आगत। ठीक है, ग्राम धन आगत। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका समास विग्रह ग्राम और आगत, ग्राम और नहीं दोस्तों, ग्राम से आगत या ग्राम को आगत। अब इसमें से पहचानना है तो याद रखिए ग्राम मतलब हो जाता है गांव और आगत मतलब होता है आया हुआ। ठीक है, तो आया हुआ के लिए क्या करेंगे बताइए, से करेंगे या को करेंगे। तो गांव से आया हुआ या गांव को आया हुआ नहीं। अगर आप जैसे मुंबई दिल्ली से कहीं आते हैं गांव को, तो आप कहते हैं गांव को आया हुआ, न कि गांव से आया हुआ। ठीक है, तो ग्रामागत हो जाएगा गांव को आगत। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका पहला वाला दोस्तों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ग्रामागत के केस में। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों, करा 700 पदों का समाहार। ये क्या कहलाता है, क्या सप्ताह कहलाता, नहीं। सप्तमुखी नहीं, सप्तलोकी नहीं, इसे सप्तसती कहा जाता है। 700 पदों के समाहार को सप्तसती कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। और यहां पर समास कौन सा हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे यह द्विगु समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यह द्विगु समास का उदाहरण है, इसे भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और आगे आ जाइए दोस्तों, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए। आप मौका दीजिए, एक बार जुड़िए हमारे साथ। और नितिन सर के कहने से अगर कोई बैच ज्वाइन करना तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखिए, हमारा सुपर सेलिंग बैच है और मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं भाई मत बैच ज्वाइन करो, लेकिन जितनी क्लासें मैंने इसमें फ्री दे रखी हैं उनको तो देख सकते हैं, उनको देखिए, पहले क्वालिटी चेक कीजिए, फिर देखिए कितना बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। कर अभिज्ञ और अविज्ञ, ये जो शब्द है दोस्तों इसका शब्द युग्म का अर्थभेद क्या है बताना। ठीक है, तो दोनों का अर्थ आपको बता देना है। एक शब्द लिखा है अभिज्ञ, ठीक है, इसी का उल्टा करते हैं तो आपको शब्द मिलता अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो किसी बात को न जानता हो, लेकिन अभिज्ञ का मतलब क्या हो जाता है, अभिज्ञ का मतलब जानकार हो जाता है। अभिज्ञ का मतलब क्या हो जाता है, जानकार हो जाता है। पॉइंट 1 याद रखेगा। पॉइंट 2 दोस्तों जो अविज्ञ दिया था, अविज्ञ दोस्तों मूर्ख को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो विज्ञ शब्द होता है, विज्ञ दोस्तों ये ज्ञानी के लिए यूज किया जाता है। विज्ञ का मतलब क्या हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो अविज्ञ मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञानी का उल्टा मूर्ख हो जाएगा ना। अनचाहा निष्ठाहीन नहीं दोस्तों, यहां जानकार मूर्ख हो जाएगा। गहरा उथला नहीं, बेकार शीघ्र नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे पढ़िए। आगे देखिए दोस्तों अगले सवाल को। कर अंबुज और अंबुद शब्द में दोस्तों आपको बताना अर्थ इसका क्या होता है। जैसे अंबुज लिखा हो ना, तो देखिए पहले समझिए अंबु किसे कहते हैं, अंबु जल को कहा जाता है। लेकिन अगर जल की पर्यायवाची में अगर ज शब्द आके जुड़ गया है अंबुज, तो याद रखिएगा यह कमल का पर्यायवाची बन जाता है। और अगर अंबु की जो अंबु शब्द है इसमें द शब्द जुड़ गया है, तब याद रखेंगे यह बादल की पर्यायवाची बन जाता है। लेकिन अगर इसी अंबु शब्द में ध शब्द जुड़ जाता है, अंबुधि, ठीक है, तब याद रखिए यह समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि परीक्षा में दिया क्या है, अंबु दिया है, अंबुज दिया है,
अंबुद दिया है या अंबुधि दिया है, एक जैसे शब्द हैं दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसी तरह जल की पर्यायवाची लेके आपको परेशान करता है, लिख देगा जलज और जलद, तो आप समझिएगा आपको ज और द समझना है। तो द से बादल, द देखिए द यहां भी है, बादल में भी द है, तो हमेशा द में बादल को लेके चला कीजिए। तो जो अंबुज है, अंबुज का मतलब कमल तो हो जाएगा, लेकिन यहां सागर या समुद्र नहीं होगा, माता नहीं होगा दोस्तों। अंबुज का मतलब कमल हो जाएगा और अंबुद का मतलब बादल हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां भौरा और वारिद भी दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और आगे आ जाइए, करा तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का जो सही अर्थभेद है वो बताइए क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमेशा पहले मात्रा याद रखिए, परीक्षा में आप मात्रा ही भूल जाते हैं। तरड़ी में जहां छोटी की मात्रा है, इस तरड़ी का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। जबकि दोस्तों जो बड़ी ई है तरड़ी, इस तरड़ी का मतलब होता है नौका। क्या होता है, नौका, ठीक है। और एक शब्द होता है तरुड़ी। क्या शब्द होता है दोस्तों, तरुड़ी। इस शब्द का मतलब होता है युवती, ठीक है। जैसे तरुड़ शब्द माने युवक होता है, तो तरुड़, तो उसी तरह से तरुड़ी का मतलब क्या हो जाता है, युवती हो जाता है। तो यहां बच्चा युवती को लेकर परेशान है नहीं, याद रखेंगे यहां सूर्य और नौका हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबका सब ऑप्शन दोस्तों गलत है, क्योंकि जो इस ये युवती के लिए आप यूज कर रहे हैं उसका मतलब होता है तरुड़ी। क्या हो जाता है, तरुड़ी हो जाता है, ठीक है, वो अलग है। यहां तरड़ी और तरड़ी है, यहां रू शब्द नहीं लगा हुआ है, तो इसको लेकर के अपने दिमाग में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है और ना ही किसी तरह की कोई गलती करनी है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, आप केवल उस शुद्ध शब्द की पहचान कर लीजिए। करा अंजलि, अंजलि ऐसे लिखा जाता है। अरे क्या हो गया आपको भैया, अंजलि दोस्तों कैसे लिखेंगे, अ पे बिंदी रहता है, ठीक है, अंजलि होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये तो ज पे बिंदी लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अंजलि, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंजलि हो, ये तो अलग ही हो जाएगा, मतलब अंग पे अंजलि होना चाहिए ऐसे। निरोग दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। महात्म्य शब्द नहीं होता है, मां हाथ में शब्द होता है। क्या होता है, मां हाथ में शब्द होता है। प्रदर्शनी शब्द नहीं होता है, प्रदर्शनी शब्द होता है, ठीक है। ये छोटी की मात्रा हटा लीजिएगा, तब दोस्तों आपका जवाब सही होगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातें जब आप याद रखेंगे तब आप समझ पाएंगे अपने सही और गलत के बारे में, ठीक है। करे कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताइए, जो शुद्ध वाक्य है उसकी पहचान करना है। करे राम अधिक खाकर मर गए। यार दिल दुख जाता है यार, लिखते समय मैं हमेशा केयर करता हूं कि कम से कम भगवान के नाम का जो है इस तरह से उपयोग न किया जाए। मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से, ठीक है। यहां कुछ और लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिख दूं यहां पे बताइए, मैं जॉन को लिख दूं ना, जॉन मर जाए इससे अच्छा है राम क्यों मर जाए। हाँ, करा जॉन अधिक खाकर मर गया। अच्छा, करा एक फूलों की माला लाओ। देखिए एक फूल की माला थोड़े आती है, फूलों की एक माला लाओ। अगर दोस्तों एक यहां पे नहीं रहेगा, एक को आना चाहिए यहां पे, तब दोस्तों हो जाता ना सही, तो ये गलत हो जाएगा। कुत्ते का बच्चा प्यारा नहीं दोस्तों, बच्चा नहीं होता, कुत्ते का पिल्ला होता है, ठीक है, कुत्ते का पिल्ला प्यारा है, ठीक है। मैच देखने चलो, ये सही हो जाएगा। राम अधिक खाकर मर गया दोस्तों, राम, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मैच देखने चलो, ये दोस्तों बिल्कुल सही अगर वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा जवाब। आगे देखिए दोस्तों, कर अशुद्ध शब्द की पहचान करना, जो गलत शब्द हो पहचानिए। कर निर्लोभ, अच्छा। श्रीमती, अच्छा। बाहुल्यता, देखिए मैंने आपको समझाया था, कहीं भी दोस्तों अगर अंतिम में ता जुड़ा हुआ है ना, तो हमेशा याद रखिए ता वाले शब्द हमेशा दोस्तों अशुद्ध होते हैं, हमेशा। ता में कहीं भी आ जाए, जैसे बाहुल्यता आ जाए, जैसे सुंदरता, सौंदर्यता आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, सौंदर्यता आ जाए, सौंदर्यता आ जाए। कभी भी दोस्तों अगर ता वाले शब्द मिल रहे हैं ना, आंख मूंद कर मान लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मूल शब्द में नहीं आते, इनके अंदर गलतियां मानी जाती है। और यही आपसे पूछा था, करा कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जो गलत है उसकी पहचान करना है। करा यह विषय बहुत छोटा है। अच्छा, जज ने मृत्युदंड की सजा दी, जज ने मृत्युदंड दिया, ठीक है, या जज ने सजा दिया, यही करेंगे, इस तरह से गलत हो गया। करा आप समय पर उपस्थित हो, ठीक है, अच्छा, आप समय पर उपस्थित हो। आज का सौंदर्य बेजोड़ है, ताज का सौंदर्य बेजोड़ है, सब सही दोस्तों। जो गलत है ना वो ऑप्शन नंबर 2 ही तो गलत है, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है। तो जज ने मृत्युदंड दिया, ये सही है, या जज ने सजा दिया, ये सही है। ये मृत्युदंड के साथ सजा एक साथ प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसा नियम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। करा शुद्ध वाक्य का प्रयोग
किस क्रमांक में हुआ है? वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। कागजात का नहीं दोस्तों, वकीलों ने कागजों का निरीक्षण किया, कागजात का नहीं। ये दोस्तों पहले ही गलत हो गया। वे 3 बहन हैं, वे 3 बहन नहीं दोस्तों, वे 3 बहनें हैं। ठीक है, ऐसे होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आप भोजन खाएंगे नहीं, आप भोजन करेंगे। कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ, तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है, बाकी गलत है ही है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपका मन भी दोस्तों कर रहा होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लीक से हटकर मैं सवाल दे रहा हूं। एक शब्द आप बार बार सुनते होंगे, चार्जशीट। जैसे कभी किसी की लड़ाई हो जाती है, FIR होता है, उसके बाद जो प्रकरण होता है वो आता है चार्जशीट का। पुलिस चार्जशीट बनाती है। इस चार्जशीट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कराए कार्य ग्रहण पत्रक कहा जाता नहीं, चार्जशीट को आरोप पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरोप पत्र। और एक बार अगर चार्जशीट बन गया ना, तब जानो कि अब कुछ हो नहीं सकता। चार्जशीट बनने के पहले जो होना है होता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो FIR अपनी जगह है, क्योंकि FIR तो सामने वाला पार्टी कराता है। ठीक है, और FIR का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये पहली बार जो कराता है तो उसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बोलते हैं, FIR। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और बाकी यहां चार्जशीट का मतलब क्या हो जाता है? आरोप पत्र होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। करा किस मुहावरे के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ वो बताइए। करा खरी खरी सुनाना या खरी खोटी सुनाना, इसका मतलब बहुत ज्यादा बोलना नहीं। खरी खोटी सुनाने का मतलब होता है व्यंग कसना, ठीक, उल्टा सीधा बोलना। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना यानी अनुकूल का, उल्टी गंगा बहाने का मतलब होता है अनुकूल नहीं, उल्टा कार्य करना। ठीक है, कर अंक भरना, अंक भरना मतलब होता है गले लगना। क्या हो जाता है दोस्तों? अंक भरने का मतलब क्या हो जाता है? गले लगना होता है, ना कि बढ़िया लिखना। पट्टी पढ़ाना, किसी को पट्टी पढ़ाना यानी किसी को बुरी राय देने जैसा होता है। ठीक है, पट्टी, अरे वो तो उसको पट्टी पढ़ा दिया किसी ने। ठीक है, यानी किसी ने बुरी राय दे दिया, उसके लिए दोस्तों ये शब्द हम यूज करते। तो ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने चूज किया तो सही जवाब हो जाएगा। करा गवर्नमेंट स्टेट, एक शब्द है स्टेट, और स्टेट ये वाला स्टेट नहीं दे रहा, देखिए। ठीक है, एक ऐसे लिखते हैं स्टेट, ये जो स्टेट होता है दोस्तों ये राज्य को कहा जाता है। ठीक है, हम इस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां स्टेट दूसरा है, ESTAT है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्टेट के लिए क्या शब्द होता है? बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता होता, वो भारत सरकार का प्रतिष्ठान करते हैं या भारत सरकार का उपक्रम करते हैं, जबकि दोनों गलत है। इसे राज संपदा कहा जाता है। राज संपदा, जो राज्य सरकार की, जो सरकार की संपदा होती है और एसेट्स, ठीक है, उसके लिए दोस्तों इस शब्द किया यूज किया जाता है, गवर्नमेंट स्टेट। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, करा निम्नांकित में से किस लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ वो पहचानिए। करा इन तिलों में तेल नहीं, करा कोई ठोर ठिकारा नहीं होना। अच्छा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, योग्यता के अनुकूल कार्य न करना। नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना। सावन भरे न भादों सूखे, दोस्तों सही अर्थ बोला है ना, तो सावन भरो न सावन सूखे न भादो हरे, मतलब सदा एक सी स्थिति में रहना, एक समान रहना, ये उसके लिए यूज किया जाता है और यही सही है। बाकी सब गलत है। क्यों, मैं बता दूं, इन तिलों में तेल नहीं। ठीक है, यानी जो यहां पे लिखा है किसी का ठोर ठिकाना नहीं, ये गलत लिखा है। इन तिलों में तेल नहीं, वो असंभव कार्य जैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी जिसके अंदर कुछ, मतलब जिसके अंदर गुण नहीं होता और दूसरों में हमेशा अवगुण ढूंढता है, इस तात्पर्य में इसको यूज किया जाता है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब होता है दोनों तरफ विपत्ति, दोनों तरफ संकट। ठीक है, कि अब क्या किया जाए, आगे कुआं पीछे खाई यानी हर ओर दोस्तों विपत्ति या संकट। ठीक है, तो ये तीनों गलत था दोस्तों। यहां पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 था दोस्तों, जो आपका राइट आंसर था। अगले सवाल पर आइए। करा दुर्भेद्य शब्द के लिए वाक्यांश क्या सही है बताइए। दुर्भेद्य, ठीक है, करा जिसे दूर करना कठिन हो, गलत। जिसे लांघना कठिन हो, वो तो ये भी गलत हो जाएगा। जिसे पार कटना कठिन। भेदना, देखिए यहां शब्द लिखा दुर्भेद्य। ठीक है, क्या शब्द लिखा है? दुर्धन भेद्य, जिसे भेदना कठिन हो दोस्तों, ठीक है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है दुर्भेद्य। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 में ही आपको दिख रहा होगा उत्तर अपना। करा राम घर नहीं है, ठीक है, राम घर नहीं, इस वाक्य में अशुद्धि कैसी दोस्तों होना चाहिए कि राम घर पर नहीं है। ठीक है, राम घर पर नहीं है, इसको भी काटिए, लिखिए शुभम। ठीक है, शुभम, ठीक है, शुभम घर पर नहीं है, तो यहां पर दोस्तों पर लगा होता तो कारक संबंधी अशुद्धि होता और अधिकरण कारक होता ना। पर में पर दोस्तों का पहचान चिन्ह अधिकरण है, लिंग की गलती नहीं, वचन की गलती नहीं, वाक्य की भी गलती नहीं है। यहां
किसकी गलती है दोस्तों? कारक संबंधी मिस्टेक है। अगर ऐसे लिखा होता तो सही होता कि शुभम घर पर नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाप्त हो गया क्या? वाह भाई वाह। यानी आज हमारा दोस्तों 210 सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए आप आइए, साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, बहुत आनंद आएगा पढ़कर। अच्छा, हिंदी तो आप यहां से पढ़ ले रहे हैं, आपके मन में आता होगा सर जीएस के लिए क्या करें। देखिए जीएस के लिए मैं आपको बता दूं, एक फ्री बैच मैंने बनाया है और इस जीएस में दोस्तों हमने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 बड़े विषय एकदम डिटेल में पढ़ के समाप्त कर दिया। जैसे आज मैं इस सवालों का जवाब दे रहा हूं ना, अभी 200 सवाल हुआ। अगर आपने इस क्लास को पढ़ना शुरू किया ना तो याद रखिएगा इस क्लास में अब तक 11,000 सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कितने सवाल दोस्तों? 11,000 सवाल ऐसे क्लास में डिस्कस किया हूं आराम से। और अब तक सर कितना लेक्चर हमें पढ़ना पड़ेगा? अब तक दोस्तों 380 लेक्चर मैं उसमें दे चुका हूं। ठीक है, अभी जैसे आज हमारा 7वां लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं हिंदी में, उसी तरह जीएस में 380 लेक्चर है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देखिए, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अभी जो क्लास चल रही है ये इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। मैं कुछ दिनों से क्लास की शेड्यूल रात को कर दिया हूं। इस क्लास के ठीक बाद दोस्तों आपको ये जीएस वाली क्लास मिल जाएगी, ताकि आपको पता चले कि कैसी क्वालिटी वाली क्लास होती है। आज पढ़ के देखिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कि आगे की क्लास हमें देखनी कि नहीं। आपके हित के लिए समझा रहा हूं और बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे, ये आपसे निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।